गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी के अंदर राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी वगैरह की या नीट वगैरह की, केवीएस की या डीएसएसबी की, तो राइबोसोम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि आपका जो सीबीएसई एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी जो है राइबोसोम काफी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन जो होते हैं राइबोसोम में से आ जाते हैं। तो हम अपनी वीडियो में जो है डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक्स में से आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो होते है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की सबसे पहले आप डेफिनेशन बनाना चाहे तो डेफिनेशन को भी आप बना सकते हैं। तो किस तरीके से डेफिनेशन बनती है तो वो देखते हैं। डेफिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको फंक्शन याद करना है और एक दो बातें जो होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए। तो उसको मिक्स करके आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम डेफिनेशन बना के दिखाते हैं आपको एक, कि राइबोसोम क्या एक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम जो होता है सेल ऑर्गेनल है एंड इट इज ए ऑर्गन विच परफॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। या आप कह सकते हैं कि राइबोसोम जो होता है वो क्या एक सेल ऑर्गेनल है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होता है कंसिस्ट करता है 17 एंड 80s। इट इज फाउंड इनटू द प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड इट इज आल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरीके से जो होता है आप डेफिनेशंस को वेरिएशन दे सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी जो होता है बना सकते हो। बस आपको क्या करना होता है कि 3-4 बातें जो आप उसके बारे में जानते हैं तो वो डेफिनेशन में आप ऐड कर देते हैं। तो इसके तरह आप डेफिनेशन को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो राइबोसोम जो होता है तो उसके बारे में जानते हैं। राइबोसोम क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसलिए ये क्या करता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है। अब डिस्कवरी किसने की थी राइबोसोम की? तो डिस्कवरी जो थी वो जॉर्ज प्लेड ने की थी। जॉर्ज प्लेड जो थे उन्होंने एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम को जो था सर्च किया था और बाद में उन्होंने उसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो इसलिए जॉर्ज पार्टिकल के नाम से भी राइबोसोम को जो है जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार जो होता है नाम बदल के जो है क्वेश्चन को दिया जाता है, जिसके कारण जो होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर हम कहें जॉर्ज पार्टिकल तो आप नहीं बता पाओगे, अगर हम कहें राइबोसोम तो आप फटैक्स बता दोगे कि भाई राइबोसोम तो ये होता है। तो इस तरीके से आपको जो है इन इंफॉर्मेशन को याद रखना है। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और फ्रीली जो होता है प्रेजेंट होता है। मगर यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साथ में ये एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम के सरफेस पर भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका नाम पड़ता है रफ एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। और इसी तरीके से कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियर की इनवलप पर भी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन होती है जो कि आपको याद रखनी है। अगर वो आपसे पूछे कि इकोलाई के अंदर, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर जो है वो कितने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 20,000 to 30,000 राइबोसोम जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो 500,000 के अकॉर्डिंग जो होते हैं राइबोसोम जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और भी कई तरह से जो होता है आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको एक मेनली मोटी बात जो है वो याद रखनी है कि जो सेल काफी ज्यादा एक्टिव होगी उस सेल के अंदर राइबोसोम की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, उसकी नंबरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि उस सेल को, वो सेल एक्टिव है तो उस सेल को एक्टिव होने के कारण ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा वर्कआउट करेगी वो सेल, तो उसे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। तो उसके पास राइबोसोम की संख्या क्या होनी चाहिए? नंबरिंग ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि मोर एक्टिव सेल कंसिस्ट द मोर राइबोसोम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीवर सेल होती है, पेनक्रियाटिक सेल्स होती है, लिम्फेटिक सेल्स होती है, इनके पास राइबोसोम की संख्या क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। और अगर लेस एक्टिव सेल है तो लेस एक्टिव सेल के अंदर जो राइबोसोम की संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो आपसे एग्जांपल के तौर पे वो पजल करने के लिए क्या दे देगा कि कैंसर सेल जो है, एक कैंसर सेल है, मसल सेल्स है, मसल सेल्स लेस एक्टिव होती है और वो उसमें जो है कैंसर है, तो उसके अंदर राइबोसोम की संख्या कैसी होगी? तो आप ये सोचोगे भाई मसल सेल्स है, मसल सेल्स लेस एक्टिव होती है तो उनके अंदर कम होगी। मगर आपको ये याद रखना है कि जो कैंसरस सेल्स होती है उनके अंदर राइबोसोम की संख्या क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो कोई भी कैंसरस सेल्स होगी उसके अंदर राइबोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाती है। तो बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो आपके राइबोसोम्स है वो सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं है, वे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उनको ऑर्गेनल राइबोसोम भी जो है हम कह देते हैं। और साथ में जो राइबोसोम
क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, उसके स्टोर्मा में प्रेजेंट है, उसको भी हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनल्स राइबोसोम कह देते हैं। और जो राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है वो कह देते हैं। तो ये थी लोकेशन की बात और नंबरिंग की बात जो आपको याद रखनी है। अब कर लेते हैं टाइप की बात। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। तो उसके बेस पर राइबोसोम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है 17S टाइप जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, एक होता है 18S जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो 17S जो होता है, अब वो किस चीज का बना होता है? तो यहाँ से हम जो होते दोनों चीजों को एक साथ रीड करेंगे, टाइप को भी और उसकी कंपोजिशन जो होते है उसको भी। तो टाइप जो होते हैं वो इनके क्या है, 17S है और क्या है, 18S है। साथ में आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे किसकी कंपोजिशन पूछ लेगा भी, राइबोसोम जो होता है किसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो आपको बताने कि राइबोसोम के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, साथ में इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और साथ में इसमें क्या होता है, आरएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है इन चीजों का बना हुआ होता है। अब मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन क्या होता है? मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन जो होता है, जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर को जो होता है फॉर्मेशन करने का काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम की, ये अलग अलग होती है। ये लार्ज यूनिट कहलाती है, ये क्या कहलाती है, स्मॉल यूनिट कहलाती है। तो लार्ज यूनिट जो होती है वो साइटोप्लाज्म में क्या होती है, वो अलग प्रेजेंट होती है, और स्मॉल यूनिट क्या होती है, वो अलग प्रेजेंट होती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस करने का टाइम आता है, मतलब ट्रांसलेशन का टाइम आता है, उस वक्त ये दोनों यूनिट क्या हो जाती है, ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर से जब एमआरएनए निकलता है तो एमआरएनए जो होता है वो एक सिग्नल रिलीज करता है। वो सिग्नल जो होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा और फैलने के बाद जो होता है उसके कारण जो है राइबोसोम जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं दोनों यूनिट, और एक कंप्लीट राइबोसोम जो होता है बन जाता है। उसके बाद जो होता है, तो इस तरीके से जो होता है आप इसकी स्ट्रक्चर जो है बता सकते हो, आप इसकी कंपोजिशन बता सकते हो। अब टाइप जो होते हैं वो देख लेते हैं। तो टाइप क्या थे इसके, दो थे, 17S होता है और एक क्या होता है, 18S होता है। अब 18S को अगर आप देखते हो तो 18S जो होता है वो क्या होता है, 16S का बना होता है और 14S का बना होता है। इसमें दो यूनिट होती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज यूनिट कैसे होती है इसकी लार्ज यूनिट जो होती है वो होती है 16S की, और इसकी स्मॉल यूनिट कैसी होती है, 14S की होती है। अब लार्ज यूनिट को अगर हम देखें तो लार्ज यूनिट जो होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। तीन क्या होते हैं, आरएनए होते हैं अलग अलग, और कुछ प्रोटीन होते हैं इसके अंदर। तो ये तीन तरह के आरएनए जो होते हैं इसमें जुड़ जाते हैं, और वे आरएनए होते हैं 28 आरएनए, 5.8 आरएनए और 5 आरएनए। ये आरएनए जो होते हैं वो कौन से होते हैं, राइबोसोमल आरएनए होते हैं। और इसी के साथ अगर आप प्रोटीन देखें तो इसमें कितने प्रोटीन जुड़े रहते हैं, इसमें जो होते हैं 45 प्रोटीन जुड़े रहते हैं। और ये प्रोटीन कैसे होते हैं, ये प्रोटीन बेसिक होते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि इसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है वो अब आपको यहाँ पे पता चल गया, किसमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं, कौन सा राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और उनकी टाइप्स क्या होती है वो आपको पता चल गया कि 28 होता है, 5.8 होता है और 5 होता है। हमने कहा था यहाँ पे कि क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो 45 तरह के अलग अलग प्रोटीन होते हैं। इसी तरीके से जब आप स्मॉल यूनिट को देखते हो तो स्मॉल यूनिट जो 14S है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है 18S राइबोसोमल आरएनए की और 13 बेसिक प्रोटीन्स की। तो ये यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लर्न करना है कि किस में कितने जो है आरएनए और कितने बेसिक प्रोटीन जो है वो आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम गया था एनवीएस का, तो अगर आपने दिया हो तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें जो कंपोजिशन जो है वो पूछी गई थी, भाई जो 16S होता है उसमें 5 होता है या 5.8 होता है या क्या 5 आरएनए होता है या 5 आरएनए होता है। तो इस तरीके से जो होता है क्वेश्चन वहां पे दिया गया था। तो अगर आपने रीड कर रखा होगा तो आप आराम से बता देंगे। और एक बार क्वेश्चन ये आया था कि जैसे कि 18S होता है तो वो कितने तरह के जो होते हैं प्रोटीन बना सकता है। तो ये वैल्यू जो होती है आपको इसमें क्या करनी है, हमेशा लर्न करके रखनी है, याद होनी चाहिए जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 17S और 13S जो होते हैं दो यूनिट होती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है कौन सा राइबोसोम होता है, 17S राइबोसोम होता है। इसमें एक होते हैं लार्ज यूनिट, एक होती है स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट जो होती है वो 15S होती है और स्मॉल यूनिट कैसे होती है, 13S होती है। कई बार जो होते हैं न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो
रिसेंटली जो स्टडी कर रहे हैं इनके बारे में, तो वे क्या करते हैं, वे इसको टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ये तो क्या होनी चाहिए 18s होनी चाहिए, मगर आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, इसको ये क्या है 17s, तो इसके बारे में बताइए। इसी तरीके से जो होते हैं वे इसको भी टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल बना देते हैं 100 और कहते हैं भाई ये तो आप 18s बता रहे हो, ये क्या होना चाहिए 100s होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बता दे कि एस का मतलब यहाँ पे क्या है, एस का मतलब यहाँ पे है स्वेडबर्ग यूनिट। एक यूनिट होती है स्वेडबर्ग जो क्या करती है, पार्टिकल की साइज को मेजर करती है डिपेंड अपॉन द स्पीड पर, किसके, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के। जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो आपके पास ये क्या है, एक बड़ा पार्टिकल एक स्मॉल पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्व करते हुए जो पार्टिकल सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएगा, वो पार्टिकल जो होता है उस साइज के बेस पर उसके क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। अब सिंपल सी बात है, बड़ा पार्टिकल होगा तो वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में उस अगर सेम स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है दोनों पार्टिकल्स का, तो बड़ा पार्टिकल क्या होगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो उसके बेस पर जो होता है आप उसको क्या दे सकते हो, साइज देखते हो। जैसे बड़ा पार्टिकल था तो उसको हमने क्या कर दिया 18s दे दिया, उससे छोटा पार्टिकल था तो उसे 70 दे दिया, उससे छोटा था तो 60s दे दिया, उससे छोटा था तो 14s का जो है वो से साइज दे दिया हमने। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो इसको भी जो होता है आपने याद रखना है। कई बार जो होता है इसके बारे में भी, जैसे एचटेट का जो एग्जाम गया था उसमें जो होता है स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में पूछ लेता है कि राइबोसोम में एस जो होता है वो किसको डिनोट करता है। तो ये जो होता है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं, तो आपको इसको भी याद रखना है। और ये क्या चीज मेजर करता है, ये साइज को मेजर करता है जो स्पीड पे डिपेंड करती है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो इसलिए आप इसको जो होता है टोटल नहीं करते। जब आप इन दोनों को जो देख रहे हो तो ये क्या है 17s है, जब आप इसे रिवॉल्व करोगे तो ये उस स्पीड पर क्या करेगा, डाउन हो जाएगा। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो एक लार्ज यूनिट बनती है 50s, एक 30s बनती है। ये जो होते एक अलग स्पीड पर जो क्या होगा, सेटल डाउन होगा, ये अलग स्पीड पर सेटल डाउन होगा, तो इनका साइज भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मगर जब जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद क्या होगा, इनका साइज अलग रहेगा और ये एक अलग यूनिट पर क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। तो इस बेस पर जो होते हैं इनको हम क्या देते हैं, नंबर देते हैं 70, 30, 50 जो भी है इनका नंबर। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती है, दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होती है। लार्ज यूनिट 15s होती है, स्मॉल यूनिट जो होती है वो 13s होती है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 15s में कितने आरएनए होते हैं, कितने प्रोटीन होते हैं। तो 15s में जो होते हैं 2 आरएनए होते हैं, एक आरएनए 23 आरएनए होता है, एक जो होता है 5 आरएनए होता है। और इसी के साथ ये कितने तरह की बेसिक प्रोटीन कंसिस्ट करता है, 34 तरह के जो होता है बेसिक प्रोटीन कंसिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर स्मॉल यूनिट की बात करें तो इसमें क्या होता है 13s होता है। ये 13s जो होता है वो 16 आरएनए को जो होता है कंसिस्ट करता है और साथ में जो होता है 21 बेसिक प्रोटीन जो होता है कंसिस्ट करता है। तो ये वैल्यू जो होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे जो होता है आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसी के बेस पे आप इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसी के बेस पे आप इसकी टाइप को जो होता है एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि अगर कंपोजिशन बतानी है तो आप अलग अलग तरीके से बता सकते हो, टाइप बतानी है तो वो आप बता सकते हो, अगर स्ट्रक्चर बतानी है तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बेस पे। तो ये जो डायग्राम है आपको वो क्या करना है, इजिली लर्न करना है और उसको अच्छी तरीके से समझना भी है। अब बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब आप इसके देखते हो तो आपको याद रखना है कि जब दोनों यूनिट जुड़ती है तो उसके बीच में ग्रूव जो होता है प्रेजेंट होता है। साथ में जो लार्ज यूनिट होते हैं, लार्ज यूनिट में कैनाल प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाल क्या करती है, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़ी होती है। जब भी जो भी प्रोटीन बनता है इसके अंदर उस वो डिग्रेड ना हो जाए साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम तो क्या करेगा, राइबोसोम तो प्रोटीन बना देगा और वो प्रोटीन कहाँ पे निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में जो पीएच होती है वो तो अलग अलग रहती है, वेरिएशन हो सकता है उसमें, तो वो डिग्रेड ना हो, एंजाइम वो प्रोटीन डिग्रेड ना हो, तो इसलिए क्या करते हैं इसको इस कैनाल के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में डाल दिया जाता है और वहां पे ये क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से जो होता है आपको इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये दोनों बातें जो है वो याद रखनी है। कंपोजिशन में जो होता है आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या काम करता है। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन जो होता है इन दोनों को अटैच होने में हेल्प करता है। आपको ये भी याद रखना है कि एक mRNA जो होता है जब वो इसके साथ अटैच हो जाता है तभी जो होता है प्रोटीन बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। तो mRNA जो होता है उसके साथ एक बार में एक राइबोसोम अटैच नहीं होता, उसके साथ जो होता है एक बार में कई राइबोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अगर एक बार में कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो ये बात भी जो है आपको याद रखनी है।
उसके बाद प्रोटीन वाली जो बात है ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसमें क्या जानना है आपको कि प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। उसमें से कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं और वो एंजाइमेटिक कैसा काम करते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये आपको याद रखना है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज ये क्या करता है, ये प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन बनने में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उन बॉन्ड्स को बनाने का जो है काम करता है। तो यहाँ पे जो होते हैं ये प्रोटीन्स जो होते हैं क्या करते हैं, कई तरह के एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं। उसमें से एक एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये है राइबोसोम। और अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन जो होता है वो आपने जान ही लिया होगा। पहली बात तो ये क्या बना रहा है, प्रोटीन। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन फैक्टर भी कहलाता है। ये अपने साथ किसको अटैच करता है, mRNA को अटैच करता है। साथ में किसको अटैच करता है, tRNA को अटैच करता है। तो ये mRNA tRNA को भी क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। ये अलग अलग तरह के जो है प्रोटीन जो है वो बनाता है। और प्रोटीन किसकी तरह काम करते हैं, एंजाइम की तरह। तो ये जो होता है एंजाइम्स को भी जो बना लेता है। ये क्या करता है, ये कैनल के थ्रू क्या कर देता है, प्रोटीन को स्टोर कर देता है किसके अंदर, ईआर के अंदर। तो ये प्रोटीन को डिग्रेड होने से भी जो है बचा लेता है। तो ये सभी इसके क्या हो गए, ये सभी इसके हो गए फंक्शन। तो इस तरीके से जो है वो आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इनकी जो डिटेल्स होती है उनको आपको ध्यान रखना है और उनको लर्न करना है। तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपने देखे। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो बहुत कम होता है कि डिस्कवरीज के बारे में जो होता है पूछा जाए। कभी कभार जो होता है वो नंबरिंग के बारे में जो होता है पूछा जा सकता है। तो नंबरिंग जो होता है आपको याद रखनी है। उसके बाद जो होता है मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके स्ट्रक्चर में से होते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा आरएनए किसमें प्रेजेंट है। तो ये आरएनए की जो कंपोजिशन बताई है ये आपको लर्न करनी है। कई बार जो होता है ये क्वेश्चन भी जो होता है कई बार पूछा गया है, इनको जोड़ने के लिए कौन सा आयन यूज होता है। तो ये भी कई बार जो होता है पूछा जाता है। कैनल्स जो होती है और पॉलीराइबोसोम जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बार बार राइबोसोम्स में से रिपीट होते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।